रूस पर क्लस्टर बम से हमले की तैयारी में यूक्रेन। अमेरिकी वेबसाइट की रिपोर्ट में चौंकाने वाला यह दावा किया गया है। यूक्रेन ने अमेरिका से क्लस्टर बम की मांग की है। हिमास के जरिए इस्तेमाल होने वाले क्लस्टर बम भी मांगे हैं, तो ये घातक हथियार हैं और इसकी डिमांड यूक्रेन की तरफ से की गई। तो देखिए, क्लस्टर बम की डिमांड की गई है। बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस को अब खत्म करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की? ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं, आप इन पॉइंटर्स के जरिए समझिए। रूस में तबाही के लिए यूक्रेन ने अमेरिका से क्लस्टर बम मांगे हैं। एक अमेरिकी वेबसाइट की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा, यह दावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। क्लस्टर बम का इस्तेमाल अमेरिकी पॉलिसी में नहीं है, यह जॉन किर्बी की तरफ से कहा गया है। हालांकि अमेरिका ने कीव की मांग को अभी तक खारिज भी नहीं किया है, यानी पॉलिसी में भी नहीं है और खारिज भी नहीं किया है। तो बड़ा सवाल यही है समीर कि आखिर ज़ेलेंस्की डिमांड रख क्यों रहे हैं? बिल्कुल, ज़ेलेंस्की डिमांड इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो रूस की ज्यादा से ज्यादा तबाही चाहते हैं। अस्तित्व बचाने की जंग लड़ते हुए ज़ेलेंस्की यहां पर नजर आ रहे हैं, यूक्रेन नजर आ रहा है। लेकिन अगर क्लस्टर बम जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन की तरफ से एक बार कर दिया गया तो यूक्रेन का अंजाम क्या होगा? प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का मुल्क बचेगा क्या? यह है बड़ा सवाल। कितने खतरनाक होते हैं क्लस्टर बम जिसका जिक्र किया जा रहा है, ये आपको बता दें। बेहद खतरनाक और विनाशक माने जाते हैं ये क्लस्टर बम। बड़े पैमाने पर तबाही मचाने का मादा रखते हैं। बहुत से बमों का एक गुच्छा होता है। अगर आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की जाए, कई सैकड़ों छोटे छोटे बमों से मिलकर एक क्लस्टर बम तैयार होता है। बहुत बड़े दायरे में भारी तबाही मचाने के लिए काफी माने जाते हैं। ज्यादातर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। दागने के बाद हवा में मीलों तक उड़ सकते हैं। बमों को लड़ाकू विमानों से गिराया जाता है। जबरदस्त तबाही मचती है क्लस्टर बमों के इस्तेमाल के बाद। अब तक 200 तरह के क्लस्टर बम बन चुके हैं और यही घातक हथियार अब मांग रहा है यूक्रेन अमेरिका से। दूसरे विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी क्लस्टर बमों ने और अब इसके इस्तेमाल होने की आशंका रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल राजन कोचर साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जेके त्रिपाठी साहब पूर्व राजनयिक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले कोचर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसे वक्त में जब लगातार विध्वंस की भयानक तस्वीरें मैदान जंग से सामने आ रही हैं, ये क्लस्टर बम का मांगा जाना, इसकी अपील करना कि क्लस्टर बम हमें दीजिए ताकि रूस को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके, ये क्या गैर जिम्मेदाराना रुख माना जाएगा प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का? देखिए, अगर आप इसको वॉर के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये गैर जिम्मेवार इसको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये वॉर ऑलरेडी एस्केलेट हो चुकी है रशिया की तरफ से और यूक्रेन को अभी बैकफुट पे ले लिया। ऑलमोस्ट 50% उनके पावर सेंटर्स और एनर्जी सेंटर्स को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। तो अभी यूक्रेन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये लड़ाई को रशिया के अंदर लेके जाएंगे। ऑलरेडी 2 ड्रोन अटैक्स यूक्रेन ने रशिया के अंदर कर चुके हैं। ऑलमोस्ट मॉस्को से 150 किलोमीटर तक पहुंच चुका है एक अटैक उनका। तो ये क्लस्टर बॉम्ब आने से उनकी रिटेलिटरी की जो क्षमता है, जो उनका जो काउंटर ऑफेंसिव वो रशिया के अगेंस्ट लॉन्च करना चाहते हैं, उसमें उनको मदद मिलेगी, वो और इंपैक्टफुल हो जाएगा। लेकिन सवाल यह भी है सर, कोचर सर, कि ना तो खारिज किया और ना तो माना है। जॉन किर्बी खुद बोल रहे हैं कि पॉलिसी में नहीं है, तो क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा है? इन सब के बीच एक बड़ा सवाल और ये जो सामने रखा है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने ड्रोन से चिमनी के जरिए उड़ाया रूसी बंकर। यूक्रेन डिफेंडर्स ने चिमनी के बाहरी हिस्से की, देखिए तस्वीर आपके सामने, बाहरी हिस्से के जरिए फेंका है बम। बंकर के अंदर रूसी सैनिकों के छिपे होने की आशंका थी। नोवोस्लेवेस्के के पास रूसी इलाके में यूक्रेन का ड्रोन से बड़ा हमला, उसकी तस्वीर आप देखिए।
और अगली बड़ी खबर, जहां यूक्रेन में हार की स्थिति पर परमाणु हमला कर सकते हैं पुतिन, ये बड़ा दावा किया जा रहा है और ये दावा कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के सैन्य विशेषज्ञ। चौंकाने वाले इस दावे में क्या कह रहे हैं? मिलिट्री एक्सपर्ट डॉक्टर मेलकम डेविस की तरफ से कहा गया कि हार की स्थिति में पुतिन को जीवन खत्म होने का खतरा है। अपनी मौत के डर से ही पुतिन एटमी अटैक कर सकते हैं, ये आपको हम बता दें। ये सैन्य विशेषज्ञ हैं ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर मेलकम डेविस, और एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने ये बड़ा दावा किया है कि हार का डर ही पुतिन की जिंदगी को खत्म कर सकता है। किस आधार पर वो ये बात कह रहे हैं? अगर किसी तरह से क्रीमिया पर कब्जा करने में यूक्रेन सफल रहा तो ये एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि पुतिन हार जाए, और पुतिन क्योंकि अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते इसलिए वो ऐसा कदम उठा सकते हैं। अब यूक्रेन में लेकिन क्या पुतिन फंस गए हैं, ये बड़ा सवाल है। और अगर हारे तो जीतना जरूरी, जीवन खत्म होने का खतरा। क्यों ये बड़ा दावा किया जा रहा है एटमी वेपन इस्तेमाल को लेकर? इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि अगर वो हारते हैं तो जीवन खत्म होने का खतरा। किस आधार पर ये हमने आपको बताया, लेकिन जीत कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है एटमी वेपन इस्तेमाल करने के लिए? कोई भी डू और डाई की स्थिति में एटमी इस्तेमाल पुतिन कर सकते हैं और सत्ता से उन्हें हटा दिया जाएगा जैसे ही उनकी हार होगी। दूसरी बड़ी बात, जीत इसलिए भी जरूरी क्योंकि यूक्रेन में मिशन को वो किसी भी तरीके से फेल नहीं होने देना चाहते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, रूस से अब भाग भी सकते हैं, ये स्पेक्यूलेट किया जा रहा है, दावा भी किया जा रहा है, लेकिन जीत के बाद भी संघर्ष उन्हें करना पड़ेगा और वो संघर्ष अब खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जंग 10वें महीने में जिस तरीके से पहुंच चुकी है उसके बाद तमाम स्पेक्यूलेशंस और एनालिसिस ये कह रहे हैं कि पुतिन किसी भी हाल में हार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन पुतिन के एंड वॉर को लेकर, न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर आशंका क्यों बढ़ती जा रही है? इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि यूक्रेन में कमजोर पड़ने से परेशानी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उसके तहत टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल की आशंका बढ़ती जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 0.3 किलो टन से 100 किलो टन तक विस्फोट की आशंका जताई जा रही है। साथ ही रूस के पास जिस तरीके से 2000 एटमी टेक्निकल वेपन एक्टिव मोड में है, स्टैंड बाय मोड पर है, अगर उनको इस्तेमाल करने को लेकर पुतिन आदेश दे देते हैं तो यह बड़ा खतरा होगा। बहरहाल इस बीच ये भी आपको बता दें कि यूएस ने जिस तरीके से हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिराया था, उस वक्त अमेरिकी हमले में करीब 2 लाख लोग मारे गए थे, और अगर रूस ने परमाणु बम गिराया तो करोड़ों की जान चली जाएगी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन सामने आए थे और अमेरिका को यह आगाह किया था कि जिसके खुद के हाथ खून से सने हो वो बार बार रशिया पर सवाल किस बिना पर उठाता है। मेरा सवाल इस वक्त यहाँ पर देवनाथ सर आपसे है, क्या आपको वाकई लगता है डू और डाई की सिचुएशन में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ही आखिरी विकल्प होगा पुतिन का? देखिए, राष्ट्रपति पुतिन अभी बहुत दुविधा में हैं, उनसे ना खाया जा रहा है ना उगला जा रहा है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर उन्होंने गलती से टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया तो 2 चीजें तो बहुत ही स्वाभाविक है। एक, पश्चिमी देश, नेटो देश भी अपने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेंगे रूसी फौज के अंदर, जो कि अभी यूक्रेन के अंदर है, यानी युद्ध बढ़ता जाएगा। युद्ध इस टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करके रूस जीत नहीं सकता। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति पुतिन ने टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया तो दुनिया भर के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो डिप्लोमेटिक कदर है वो रूस और राष्ट्रपति पुतिन का बहिष्कार करने के लिए। लेकिन सर, इसमें एक बात कही गई है, ये जो आकलन किया जा रहा है ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स की तरफ से, प्रोफेसर संजय भारद्वाज, इसे कितना वाजिब आप मान रहे हैं मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए? वाकई क्या डू और डाई की सिचुएशन है क्या व्लादिमीर पुतिन के लिए? सवाल तो ये भी है। 2 बातें साफ साफ है। पहली बात कि पुतिन है फंस गए हैं यूक्रेन में और उनका स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस मिसकैलकुलेशन हो गया है, 10 महीने से चल रहा है। रही बात न्यूक्लियर की, देखिए न्यूक्लियर बम डिटरेंस के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन अगर पुतिन को कोई एग्जिट नहीं मिला और जिस तरीके से आप क्लस्टर बम की बात कर रहे हैं और जिस तरीके के एक हौसले जो यूक्रेन के राष्ट्रपति दिखा रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि पुतिन अपने हथियारों को रखेंगे, उनको डेकोरेट करेंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने इस्तेमाल 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया। तो निश्चित रूप से एक रास्ता है, एक पैसेज है कि जब आपका अस्तित्व को खतरा है, जब आपकी सत्ता को खतरा है,
बात को बार बार तो दोहरा निश्चित रहा है रूप कि से पुतिन के पास पावर है, बिल्कुल और वो है। अगर एक्टिव मोड में है तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। और इस बीच देखिए मैदान जंग से जो अहम तस्वीरें, अहम खबरें सामने आ रही हैं, उनका भी जल्दी से रुख कर लें। यूक्रेन के फाइटर प्लेन के पायलट का हैरत अंगेज वीडियो हमारे पास आया है। रूसी फौज पर मिग-29 के हमले के दौरान का ये वीडियो इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। हमले के दौरान पायलट ने खुद ये वीडियो बनाया। और देखिए वॉरजोन से एक और बड़ी खबर, रूस के खिलाफ यूक्रेन की विध्वंसक तैयारी। हमले से पहले एक जगह पर टैंक के साथ जमा हुई यूक्रेनी सेना, ये उसी की तस्वीर है। रूस पर हमले से पहले बनाई जा रही है रणनीति। तो आखिर अब यूक्रेन की सेना का अगला बड़ा कदम क्या है? ये तस्वीरें बड़ा सवाल उठा रही हैं। और रूस के अंदर यूक्रेन के हमले पर अमेरिका को ऐतराज। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी का यह बयान सामने आया। यूक्रेन का रूस के अंदर घुसकर हमला करना ठीक नहीं। जॉन किर्बी ने कहा है अमेरिका चाहता है यूक्रेन अपनी जमीन की रक्षा करे, यूक्रेन को रूस से अपनी जमीन वापस लेनी चाहिए। तो ये तमाम बातें, और देखिए ये जब सारे बयान दिखाई दे रहे हैं हमें सामने, लगभग 1 साल पूरा होने को है युद्ध का, तो ये बात समझ में आती है कि अभी भी अमेरिका उस एक्सटेंट तक इस वॉर को, उस हद तक इस युद्ध को नहीं ले जाना चाहता जिससे उसके ऊपर इसकी सीधी आंच आए। वो पीछे से तो हर मदद करने की बात कर रहा है, सारी सहायता देने की बात कर रहा है, लेकिन अभी भी बड़े हमले को लेकर अमेरिका का स्टैंड साफ साफ नजर आ रहा है। तो रूस में कहां यूक्रेनी हमले हुए हैं, जरा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि अब तक जो रूस पर प्रहार किया गया है उसको किस तरह से देखा जा रहा है। तो क्रीमिया पुल को धमाके से उड़ाया है, जो कि एक पहला बड़ा अटैक था, और एंजल एयरबेस पर भी हमला किया यूक्रेन ने। रायजान एयरफील्ड पर भी अटैक किया था यूक्रेन ने, और बेलगोरोड फ्यूल डिपो पर भी हमला किया गया था। तो रूस को लगातार कहीं ना कहीं यूक्रेन की तरफ से पुश करने की कोशिश जो हो रही है, उसका इंपैक्ट अमेरिका भी समझता है। अगर इन हमलों को और अमेरिका के बयानों को जोड़ के देखा जाए तो अमेरिका नहीं चाहता कि कहीं भीतर अंदर रूस के बहुत बड़ा हमला यूक्रेन करे, जिसकी वजह से युद्ध इतना भयानक हो जाए कि कहीं उसकी आंच अमेरिका के ऊपर तो नहीं आ सकती। इसको देखा जा रहा है। जेके त्रिपाठी हमारे साथ पूर्व राजनयिक जुड़े हुए हैं। ये सवाल मैं उन्हीं से करता हूं। सर, बार बार ये बयान, बार बार अमेरिका से यूक्रेन की मांग, हमें बड़े हथियार दीजिए, अमेरिका का उससे किनारा करना, इतना तो बता रहा है कि अमेरिका एक रिस्ट्रेन लिए हुए इस वॉर में शामिल होने के बावजूद। देखिए, साफ बात है कि अमेरिका अभी तक यूक्रेन को कुछ दिनों पहले तक सिर्फ आत्मरक्षात्मक हथियार दे रहा था अपनी टेरिटरी की रक्षा करने के लिए, जो कि वो कह रहे थे कि ठीक है, हम एक देश को सुरक्षित करना चाहते हैं जी। लेकिन अब अगर ऐसे हथियार दिए जा रहे हैं जिससे कि वो रूस में हमला कर सकता है यूक्रेन, तो इसका मतलब ये माना जाएगा रूस द्वारा भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा भी कि अब अमेरिका डायरेक्ट रूस से वॉर कर रहा है। और उस हालत में फिर रूस के रिटेलिएशन जो है पॉलिटिकली और डिफेंसिवली भी वो सही माना जाएगा, और रूस के निशाने पे अमेरिका वगैरह भी हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता। लेकिन सर, अमेरिका जब तमाम तरह के खतरनाक हथियार प्रोवाइड करा रहा है यूक्रेन को, तो ये खतरा तो लगातार बना ही हुआ है, क्योंकि यूक्रेन अपने अस्तित्व को बचाने की जंग लड़ रहा है। अगर खतरनाक हथियार उसके पास रहेंगे तो कल को रूस पर भी अटैक हो सकता है। क्रीमिया ब्रिज पर तो अटैक हुआ ही ना। नहीं, तो वही अमेरिका में किर्बी ने कहा है ना कि हम डिफेंस रूस को चाहते, उसको यूक्रेन को चाहते हैं कि वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करे। हम ये नहीं चाहते। हर लिहाज से सर सवालों के घेरे में इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रशिया के अंदर जाने की हिमाकत ना करे, सिर्फ अपने इलाके को बचाने की कोशिश करे। यानी हथियार भी दे रहे हैं मुकाबला करने के लिए, सपोर्ट भी कर रहे हैं, वहीं रोकने की भी एक कोशिश कर रहे हैं। इस पर आगे भी एक्सक्लूसिव इनपुट हमारे पास होगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, जहां बखमुट में जंग के बीच रेस्क्यू की हैरतअंगेज तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब युद्ध क्षेत्र में घायल यूक्रेनी जवानों को बचाने का ये वीडियो सामने आया है, जहां पर देखिए कैसे बखमुट का ये बाहरी सीमा का इलाका बताया जा रहा है, जहां पर हमले में घायल यूक्रेनी जवान नजर आ रहे हैं। राजन कोचर सर, you wanted to add something? I wanted to add this thing कि फिलहाल अमेरिका ने अपना जो टाइप ऑफ एमुनिशन यूक्रेन को दे रहा है जी। उसका 80 किलोमीटर्स रेंज के ऊपर कैप लगाया हुआ है, और इसकी वजह
यही है कि ये लड़ाई रशिया के अंदर ना जाए और ये अमेरिका के हित में भी नहीं होगा कि ये लड़ाई रशिया के अंदर एस्केलेट हो जाए, बिकॉज उसका जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो फिर एक आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन यूनाइटेड स्टेट्स के लिए मिलेगी। और दूसरा, ये जो ड्रोन हमला है ये 250 किलोमीटर तक आप ड्रोन को अंदर तक उसको लेके जा सकते हो, गाइड भी कर सकते हो, और एक स्पेशल फोर्सेस की टीम है जो यूक्रेन की जो इसको गाइड इसको किया है। तो ड्रोन को आप एक ऑफेंसिव उसको वेपन की तरह मत देखिए कि जो रशिया के अंदर या इसको बहुत अंदर जा सके। ये अबाउट 200-250 किलोमीटर तक ही वार कर पाएगा और अमेरिका इसको इंसिस्ट। और सर यही रीजन है कि MQ-9 ड्रोन भी अमेरिका ने देने से मना कर दिया, जिस पर पहले विचार कर रहा था। ईरान से बड़ी खबर है क्योंकि ईरान लगातार रूस के साथ खड़ा हुआ है। ईरान ने रूस को एक बार फिर से ड्रोन भेजे हैं यूक्रेन पर हमले के लिए। ये ड्रोन से एक बार फिर से भेजे गए ईरानी ड्रोन पर अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा दावा। शाहेद 131 और 136 की जो नई खेप है, लगातार ईरान के कामाकाजी भी किस तरह से यूक्रेन में कहर बरपा रहे हैं वो तस्वीर भी हम देख रहे हैं। और अब देखिए ये तस्वीरें भी एक्सक्लूसिवली जो सामने आई है, यही वो ड्रोन है शाहेद 131 और 136 जिसकी नई खेप, नया कंसाइनमेंट अब रूस को भेजा गया है। और ये कितना विध्वंसक साबित हो रहा है वॉर जोन में, इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे लगातार। तो किसके पास कितनी डी पावर है, डी यानी कि ड्रोन पावर, किसके पास कितनी, दोनों का कंपैरिजन आपके सामने। यूक्रेन और रूस की बात की जाए, B2 यानी तुर्की से ये लिया गया है, यूक्रेन को B2 है। और रूस के पास क्या है, शाहेद 136 जो कि ईरान से खरीदा गया है। इसके साथ ही यूक्रेन के पास क्या है, स्विच ब्लेड जो कि अमेरिका से स्विच ब्लेड ड्रोन मिला है। रूस के पास क्या है, ओरलान 10 जो कि सेल्फ मेड है, रशिया ने खुद इसको तैयार किया है। यूक्रेन के पास और क्या है, हेरॉन 2 कहां से मिला है, इजराइल दे सकता है यूक्रेन के पास। रूस के पास और क्या है, अर्श 2 ईरान से इसको लेकर जो डील है वो की गई है। और इसके बारे में और क्या बड़ी जानकारी है डी पावर के बारे में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे ड्रोन काफी ज्यादा जरूरी साबित हो रहे हैं, तबाही और विनाश ला रहे इस वॉर की। अगर हम खासतौर पर बात करें, क्या तमाम फैक्टर्स एक एक करके आपके सामने तबाही और विनाश, और क्यों ड्रोन का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। फैक्टर 1 आपके सामने मानव रहित होता है। फैक्टर 2 क्या है, टारगेट को ढूंढ करके अटैक करता है। फैक्टर 3 क्या है, अचूक वार करता है। फैक्टर 4 कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम होता है। 5वां फैक्टर रडार की पकड़ में आता ही नहीं है। 6वां फैक्टर क्या है, ग्रेनेड और हल्की मिसाइल से भी इसके जरिए हमला किया जा सकता है। और 7वां फैक्टर सुसाइड अटैक को अंजाम देने में भी ये काफी ज्यादा कामयाब होता है। हमारे साथ तमाम जो मेहमान है वो जुड़े हुए हैं। कोचर सर, मेरा सवाल आपसे है कि ड्रोन की ताकत को इस बार हम रूस यूक्रेन वॉर में एक अलग तरीके से देख रहे हैं, विध्वंस देख रहे हैं। अब ये जो नए कंसाइनमेंट को देने की बात सामने आ रही है ईरान की तरफ से, इससे आप और कितना विनाशकारी देख रहे हैं? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ड्रोन वॉरफेयर अभी एक रिकॉग्नाइज हो चुका है, एक स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर का दर्जा उसको ऑलरेडी मिल गया है। अजरबैजान की भी जब लड़ाई हुई थी उस टाइम भी ड्रोन इतने कामयाब हुए थे और इस लड़ाई में भी हो रहे हैं। इंडियन आर्मी भी ड्रोन खरीद रही है। तो ये जो ईरान से ड्रोन्स आ रहे हैं ये एक बहुत इम्पैक्टफुल, बिकॉज हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं ईरान की कैपेबिलिटी को। ईरान के पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी है ड्रोन्स की जो बाकी देशों के पास नहीं है, और ये इसका जो इफेक्ट हम अभी देख रहे हैं वो सर देवना सर, यूक्रेन लड़ाई में सर ने ड्रोन का जिक्र किया। 2 देशों के नाम बहुत, मतलब अगर देखा जाए इस वॉर में, एक ईरान और एक टर्की, इन दोनों के ड्रोन्स का बहुत ही ज्यादा एक तरीके से देखा जाए चर्चा भी हुई, वो दुनिया के सामने आए भी कि वो कितने केपेबल हैं। आप इसे कैसे देखते हैं, इन 2 देशों का ऐसे उभरना इस वॉर में? देखिए रवि, ईरान जो है वो अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी चिप्स जो कि उसने पेट्रो डॉलर देकर खरीदे हैं उनके बलबूते पर बढ़ा रहा है। जहां तक टर्की की बात है, टर्की का जो ड्रोन है TB2 उसके लिए जो इंजन है वो इंग्लैंड से ले रहा है। तो ये दोनों देश ड्रोन टेक्नोलॉजी में इसलिए भी आगे हैं कि क्योंकि इन दोनों देशों में उनकी जो सरकार है उन्होंने आज से करीबन 10 साल पहले ही एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया था। ड्रोन टेक्नोलॉजी भारत भी डेवलप कर रहा है। हमारा रुस्तम ड्रोन जो है बहुत सफल रहा है।
हम अपनी ड्रोन्स को बहुत जल्दी ही ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर डिप्लॉय करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, यही वजह है कि हम इस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि कितना क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं ड्रोन भी। इस ड्रोन वॉरफेयर को लेकर त्रिपाठी सर, अभी आप रिपोर्ट के दौरान स्टेटमेंट दे रहे थे कि नो डाउट ईरान ने ये दिखा दिया कि वो अमेरिका के हथियारों का मुकाबला कर सकता है अपने ड्रोन के जरिए, लेकिन इस्तेमाल को लेकर जब आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो तुम करो तो पुण्य, हम करें तो पाप। तो बस वही चीज है कि पाप और पुण्य सब तुम्हारे हाथ वाली बात है कि अगर हम ड्रोन दे रहे हैं रशिया को तो वो पाप है, लेकिन अगर आप ड्रोन भी दे रहे हैं, आप रॉकेट लॉन्चर्स भी दे रहे हैं, आप एंटी टैंक मिसाइल्स भी दे रहे हैं, आप मर्सेनरीज भी भेज रहे हैं, आप लोगों को ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, और आप क्लस्टर बम पर भी आप नहीं तो सर तुलसीदास ने तो कहा था कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई। बस वही चीज है ना। लेकिन कभी ताकतवर हैं तो हमारी कोई गलती है नहीं। कभी कभी वही है कि चींटी भी जो है वो हाथी को मार देती है, तो वो नहीं ध्यान में रखते। और संजय सर, इसमें चाहूंगा आप भी ऐड करें, जिनके पास ड्रोन तकनीक है, जो सप्लाई कर रहे हैं, उनकी तो बल्ले बल्ले है, उनका तो मार्केट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, निश्चित रूप से, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से देख रहा हूँ। देखिए, अभी तक जो मुझे लगता है पोलराइजेशन जो होना चाहिए था इस युद्ध को लेके, वो पोलराइजेशन पीस कैंप और जस्टिस कैंप के बीच में होना चाहिए था, लेकिन पोलराइजेशन दूसरी तरह से हो रहा है कि एक जो विंडिक्टिव और रिटेलिएटरी जो फोर्सेज हैं वो तैयार हो रही है, यानी कि जो आर्मर्ड अपनी जो टेक्नोलॉजी और अपनी तकनीक, ड्रोन की बात की, ईरान की बात कही, ये एक ग्रुप तैयार हो रहा है जो डेफिनेटली मैं रॉग स्टेट कहूँगा, डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है, कि इसके खिलाफ अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो लिबरल डेमोक्रेटिक जो वेस्टर्न पावर्स है उसके खिलाफ। ठीक है, आप वो मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये शांति के लिए ठीक नहीं है, कोई भी शांति के लिए काम नहीं कर रहा, कोई जस्टिस के लिए काम नहीं कर रहा, सब अपना डेमोन्स्ट्रेट कर रहा, अपने हथियारों का मार्केट तैयार कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये टेक्नोलॉजी का मार्केट ग्लोबल पीस को बनाए रखने के लिए जो सबसे बड़ी संस्था थी यानी यूएन, वही डिफंक्ट दिख रही है, तो फिर हम किससे उम्मीद करें? सभी अपने हितों की रक्षा करने के लिए ऐसा लग रहा है कि युद्ध में कूदने को आमादा है। और देखिए, ओडिशा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। एक जगह पर मोबाइल चार्ज करते दिखे लोग। रूस के हमले के बाद ओडिशा में ब्लैकआउट है, ओडिशा में ब्लैकआउट है और लोगों ने रूस के कब्जे से मुक्त होने की खुशी जताई है, लोगों ने अपनी खुशी का इजहार भी किया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक साथ ये तमाम लोग यहां पर अपना फोन चार्ज करने के लिए बैठे हैं। जैसा कि हम बता भी रहे हैं कि इस वक्त यूक्रेन के कई शहरों में ब्लैकआउट है, पावर क्राइसिस है, रूस के हमले के बाद से ये स्थिति बनी हुई है। तो एक तरफ ये संकट, कोचर सर, एक तरफ ये संकट और दूसरी तरफ ये भी एहसास कि चलो कम से कम थोड़ा तो हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये है रिजॉल्व, यूक्रेन के लोगों का रिजॉल्व। और एक गैलप सर्वे हुई अभी रिसेंटली जिसमें 70% जो यूक्रेन के लोग हैं वो चाहते हैं कि रशिया के साथ लड़ाई चली रहे और हम उसको जवाब देते रहे। तो ये कंट्री का रिजॉल्व है अपने ऊपर भी। जब विविधता आ जाती है तो देखिए, आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि इतनी अच्छी तरीके से स्टेटमेंट आपसे जो रिजॉल्व की बात करें, ये तस्वीरें, ये जो रिजॉल्व है सिटीजंस का, ये ज़ेलेंस्की को कितनी ताकत दे रहा है? देखिए, युद्ध के 10 महीने में एक चीज तो बहुत ही काबिल तारीफ है कि यूक्रेन के लोग जो हैं उन्होंने जज्बा और देश के प्रति अपना प्यार और फौज के प्रति अपना सम्मान नहीं अब तक खोया है। लेकिन रूस बहुत कोशिश कर रहा है कि ये ब्लैकआउट और इलेक्ट्रिकल जो संयंत्र है उनको नष्ट करके वो यूक्रेन के लोगों का जज्बा और उनकी जो युद्ध लड़ने की तमन्ना है उसको थोड़ा कमजोर कर दे। करुणा, मैं आपको बता दूं, किसी भी युद्ध में देश के जो लोग हैं वो अपने देश को बचाने के लिए हमेशा आगे आते हैं। और ये तस्वीरें इस बात की सब तस्दीक करती है समीर। बिल्कुल, ये डे 1 से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यूक्रेन के आम लोग भी युद्ध के लिए मैदान में साफ नजर आए।